देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार परेशान है। अभ्यर्थी का यही डिमांड है कि जब बीपीएससी टीआरई 1 में दिया गया तो इसमें क्यों नहीं। क्या यह हो सकता है कि जब जब नोटिफिकेशन दिया जाए और बार बार उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, इससे लेकर अभ्यर्थी बहुत परेशान है। जैसे भाषा को हटा दिया गया, बाद में कट ऑफ को लेकर बहुत सारा परेशानी है। क्या फिर से सप्लीमेंट्री आएगा या नहीं आएगा? अगर आज जो पेपर में दिया गया है कि नहीं आएगा, वह सही कारण है, क्या हो सकता है? नवीन सर से इस पर चर्चा करें। सर का स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए बीपीएससी टीआरई को लेकर। इससे कोई भी बीपीएससी एग्जाम देती है, रिजल्ट प्रकाशित करती है तो उसमें 100% रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन टीआरई को लेकर ये क्या समस्या हो जा रहा है कि बार बार अभ्यर्थी परेशान हो जा रहे हैं? सर, अगर आज देखे होंगे, आज पेपर में ही आपका दिया गया है कि शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा ये बताया गया कि जो स्थिति बनी है, रिजल्ट का 1 महीना हो चुका है, अगर अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो मुकदमे की स्थिति बन जाएगी। मुकदमे की स्थिति बन जाएगी। सवाल ये उठता है कि आपके शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बेहतर तालमेल के अभाव का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? चेयरमैन सर बार बार अपना बयान बदलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उन्होंने लगातार इस बात से आश्वस्त स्टूडेंट को किया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब आप टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री दिए हैं, टीआरई 2.0 में क्यों नहीं? तो बातें बहुत सारी है और हम चाहते हैं कि बारी बारी से हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करें, 2 से 3 स्टेप में अलग अलग। सबसे पहले तो 1,22,000 वैकेंसी का किस तरीके से डिवीजन अलग अलग हुआ, तो पहले उस पर चर्चा करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो 1,22,000 वैकेंसी में 97,000 वैकेंसी का लगभग रिजल्ट जारी किया गया और उनको नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है। जबकि उसमें आप देखेंगे तो 73,000 छात्र ही काउंसलिंग कराए और बाकी 17,762 स्टूडेंट ये मल्टीपल रिजल्ट वाले थे, इतना ही काउंसलिंग कराए। तो आप समझिए कि 1,22,000 में से 73,000 कितना बड़ा बीच का गैप रहा। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्रोसेस रहा, प्रोसेस तो यही होना चाहिए काउंसलिंग का कि जो फर्स्ट बार आप काउंसलिंग करते हैं उसी समय सारी जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स बोल दिए अपलोड करने के लिए, फिर उसको डाउनलोड करवा करके वही चेक करके काउंसलिंग आपका पूरा हो गया, अब बाद में हम काउंसलिंग करेंगे। ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में ही काउंसलिंग कराए। तो अब इसमें बहुत छात्रों को भी दिक्कत हुआ है। अब बाद में जाके आप थंब इंप्रेशन मिला रहे हैं तो पता चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 40, 50, 100 की संख्या में थंब 200 की संख्या में थंब इंप्रेशन वाले स्टूडेंट पकड़ा रहे हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा से कराने का प्रयास किया कि कोई जाली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आया या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिया जा रहा है, उसमें अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले अभ्यर्थी अब जाकर के पकड़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस कदर उन्होंने गलत भर दिया था, अब भी जाकर के। तो सवाल उठता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे कि वो ज्वाइन करने के लिए रिजल्ट हुआ और वो उनका नियुक्ति पत्र भी मिला, लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। कारण है कि स्टेशन मास्टर में पहले से हो रखा है, दूसरा अच्छा पोस्ट पे पहले से हो रखा है। पता चला कि वो जो चाह रहे थे कि हमको गृह जिला मिले तो गृह जिला नहीं मिला, दूर दराज मिल गया, अब उसके कारण वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो सीट वैकेंट हुआ, वो जो सीट वैकेंट हुआ, आखिर उस सीट वैकेंट वो जो सीट वैकेंट हुआ उस पर किसका राइट बनता है? क्या उस पर साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं बन रहा था? मल्टीपल रिजल्ट को तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा इन सारी रिजल्ट को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। तीसरा सवाल ये उठता है कि आप 1,22,000 वैकेंसी तो दे दिए, कट ऑफ भी इतना हाई जारी किए, तब जाकर के बहुत सारे पेपर में ऐसा हुआ है कि ढेर सारा सीट वैकेंट रह गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि इतना सारा सीट खाली रह गया? तो अब नया कट ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या? हम बारी बारी से आएंगे। हम ये चीज आएंगे कि आपने मैच शुरू कर दिया और बीच में ही जाकर के नियम में आप बदलाव कर रहे हैं, तो ये कहां तक फिट बैठता है? इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखिए ये क्या क्या किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारा चीज फॉलो नहीं हुआ। भाषा को हटाया, जबकि भाषा किसी भी सूरत में
हटना ही नहीं चाहिए था। जी। आज आपका केरला कर्नाटका का स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन किया है, जी। वो इंग्लिश जानते हैं और आपका बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है, वो हिंदी जानता है, और वो टीचर हिंदी जानते नहीं है। तो अब दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठेगा, कैसे वो पढ़ा पाएंगे उस स्टूडेंट को। अगर आप भाषा अहर्ता रखते तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थी को अगर भाषा की समझ नहीं थी तो वो नहीं आते यहाँ पर, आज उन छात्रों को दिक्कत नहीं होती। और इतने छात्र जो भाषा पर लगातार भाषा की तैयारी किए, एग्जामिनेशन हॉल में भी जो टाइम इधर 120 क्वेश्चन पर दे सकते थे, 2 4 5 क्वेश्चन उनका प्लस हो सकता था, भाषा में वो अपना टाइम उलझाए रखे, भाषा में टाइम क्यों नहीं उस छात्र को आपत्ति होगी, पहली बात। दूसरी बात की आपने नोटिफिकेशन में इस बात का चर्चा नहीं किया कि हम जो अलग अलग कट ऑफ बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह का नहीं। अगर 2 स्टूडेंट का मार्क्स बराबर होता है तो वैसी परिस्थिति में कुछ नियम का चर्चा आप जरूर किए थे, लेकिन हर बच्चों के लिए इस तरह का अलग अलग अर्हता फिक्स करना, कि कट ऑफ फिक्स करना, ये उस समय आपका नोटिफिकेशन में नहीं था। इसके कारण से बहुत बच्चों में उथल पुथल हुआ। इसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बदलाव करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, ज्योग्राफी पहले नहीं होना चाहिए, पहले हिस्ट्री होना चाहिए, तब ज्योग्राफी होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस पहले नहीं होना चाहिए, पहले आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। तो ये बदलाव जब स्टूडेंट अपना मोबाइल बंद कर दिए थे, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बातें स्पष्ट कर दी थी, उसके बाद ये बदलाव क्यों? लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे तो अपना मोबाइल ऑफ करके सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर तो बैठे नहीं रहेंगे, हमेशा फेसबुक या यूट्यूब उल्टा उल्टा करके तो ट्विटर या आपका नोटिस तो देखते नहीं रहेंगे। तो ये कहां तक उचित है? उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैथ का री एग्जाम हुआ, एक बार कैंसिल हुआ कुछ सेंटर पर, री एग्जाम हुआ। आप उस क्वेश्चन के लेवल को देखें और उस क्वेश्चन के लेवल को समझें। दूर दूर तक कहीं भी दोनों में इस तरह का नहीं है कि होता है कि 19-20 होता है, ये तो 11-20 हो गया, इस तरह का लेवल रहा। तो क्या वो जो बाद में बच्चे बैठे एग्जाम में, उनके प्रति उचित न्याय हुआ क्या? इसके बाद आप देखेंगे कि अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी को बिहार के महिला अभ्यर्थी के रिजर्वेशन का पार्ट बनाया गया, उन लोगों के इस रिजर्वेशन में शामिल किया गया। ये कहां तक उचित है? क्या आपने नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा आप किए थे क्या? आप 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए किए, 50% आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की बात किए। तो अगर इस तरह की थी, आपने समझाया भी, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया, और अब मेरे जैसे बहुत टीचर को भी समझ में नहीं आया, और अभ्यर्थी को तो 90% को नहीं समझ में आया कि क्या कारण रहा कि महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर चला गया। तो सुगम भाषा में, सरल भाषा में इस बात को समझाना चाहिए था। इसके बाद अगर आप आएंगे आगे, इतने हाई कट ऑफ के बावजूद, जिसकी चर्चा अभी तुरंत हम पहले किए हैं, इतनी सीटें वैकेंट कैसे रह गई, जबकि मैक्सिमम अभ्यर्थी आपके जो निर्धारित कट ऑफ थे उसके ऊपर हैं। कम से कम उतना सीट तो भरा जाना चाहिए था। तो अब सवाल उठता है कि इतनी विविधताओं के बावजूद, इतने बदलाव के बावजूद, इसमें विद्यार्थी का क्या गलती है कि आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए था वो आप नहीं दे रहे हैं, जबकि लगातार आप आश्वस्त स्टूडेंट को करते रहे हैं। अब स्टूडेंट करे तो क्या करें? सर, उसमें कारण बताया गया है कि 1 माह से ज्यादा हो गया, तो 1 माह ज्यादा विद्यार्थी के कारण हुआ। अगर 1 माह के कारण अदालत में ये जा सकता है मामला, तो ये इसके भागीदार कौन है, इसका जवाबदेह कौन है? क्या शिक्षा विभाग जवाबदेह है या बीपीएससी जवाबदेह है? आप ये बताइए कि स्टूडेंट इसमें कहां तक जवाबदेह है? बड़ा सा सवाल है। स्टूडेंट का क्या दोष है? आप अदालत जा सकते हैं, या मामला ये अदालत जा सकता है। आप टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए, टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किए, जबकि लगातार आश्वस्त किए, तो ये बच्चे हरासमेंट का शिकार नहीं हुए? मानसिक तौर से अभी लगातार बच्चे परेशान हैं। कोचिंग में लगातार आते हैं बच्चे पूछने के लिए, सर रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं। आपके बिहाफ में हम लोग भी आश्वासन देते आ रहे हैं कि लगातार चेयरमैन सर बोलते आए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। 1 में भी जारी किया गया था। तो अब अचानक आकर के आप ये बात बोल देते हैं। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इन बातों को निश्चित रूप से, चूंकि अभी तो आप नया पदभार ग्रहण किए हैं, मे भी कि आपके संज्ञान में ये बातें नहीं आई हो, लेकिन आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, इतने अभ्यर्थी का संज्ञान लेना चाहिए। और अभ्यर्थी से भी हम कहना चाहेंगे, जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं इन बातों से,
कि आप निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री के पास जाएं और हमको पूरा भरोसा है कि आपकी बातें सुनी जाएगी वहां। और आप इस बात का हवाला दे करके, और जो लगातार इस तरह का क्लिप आया है माननीय चेयरमैन सर का, जो आश्वस्त करते आए हैं, बीच बीच में इस तरह का नोटिफिकेशन या पेपर में भी लगातार आया है, तो उस सबका कटिंग प्रूफ के रूप में आप ले जाएं और अपनी बातों को रखें वहां। और अगर आप माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, तो जो भी माध्यम हो, ट्विटर कैंपेन हो या जो भी माध्यम हो, तो वहां तक भी अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और हमको पूरा भरोसा है अगर इन लोगों के संज्ञान में ये बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके साथ उचित न्याय जरूर होगा। नहीं तो फिर तो वो आंकड़ों के खेल वाली बात हो गई ना, कि अभी आप देखिए कि आप फिर से जोड़िए टीआरई 2.0 में कि फ्रेशर कितना गए, फ्रेशर कितने को लिया गया, और जो स्थिति बनी है, तो यहां तो फिर वही बात आ रही है कि लगभग 50% सीटें खाली रह जाएगी। फिर ये 50% सीट आप टीआरई 3.0 में जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं इन टीआरई 2.0 के बच्चों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं ये चीज। सर ये बार बार जैसे बताया गया कि 1 माह से अधिक हो गया, ये समस्या हो गया, ऐसे हो गया, तो विद्यार्थी को बीपीएससी के द्वारा यानी अतुल सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया वो कहीं ना कहीं से उनको तो मिला होगा कि हमको पूरक रिजल्ट देना है, इसी कारण से वो ट्वीट नहीं, ये तो साफ है कि ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आपस में तालमेल का अभाव है। एक तरफ बीपीएससी चेयरमैन सर लगातार बोलते आए हैं इस बात को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, और अब अचानक शिक्षा विभाग बोलते हैं कि 1 महीना रिजल्ट का हो गया, ये मामला अदालत में जा सकता है, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपके लिए तो बोलना आसान हो गया, लेकिन उन विद्यार्थियों का जो कि लगातार मेहनत करते आए हैं, लगातार ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, टेट पास किए, लगातार तैयारी करते रहे हैं, इतने लंबे दौर से स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जिनका 1 मार्क्स से छूटा है, जिनका बराबर मार्क्स है, जिनका पॉइंट में छूटा है, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी? क्या उनके साथ अन्याय नहीं है? सर शिक्षा विभाग के विभागा अध्यक्ष मंत्री जी होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, जो भी विभाग होता है उनका इसमें रोल हो सकता है, वो चाहे तो इसको कर सकते हैं। नहीं, शिक्षा विभाग तो सब कुछ कर सकती है। कई बार माननीय बीपीएससी के चेयरमैन सर अतुल सर बोल चुके हैं कि जो भी गाइडलाइन शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाएगी अंततः हम उसी को फॉलो करेंगे। कई बार उन्होंने ये बात बोला है। अगर शिक्षा विभाग एक बार क्लू दे दें तो हमको नहीं लगता है कि माननीय चेयरमैन सर को कोई दिक्कत होगी इसमें। वो तो लगातार इस बात को सपोर्ट करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तालमेल का ही अभाव है। अभी आप देखिएगा कि डीएम हाँ पटना डीएम और माननीय पाठक सर के बीच भी तालमेल का अभाव है। एक कह रहे हैं कि छुट्टी बच्चों को दिया जाना चाहिए था, उसके आधार पर हमने दिया, और दूसरे कह रहे हैं कि किस आधार पर आपने कोचिंग बंद किया, मॉल बंद किया, ये बंद किया, वो बंद किया। तो इस तरह के कारणों से आम जनता पिसते हैं, आम युवा पिसते हैं, छात्र पिस रहे हैं, अभ्यर्थी पिस रहे हैं। इसमें इन छात्रों या अभ्यर्थी का कोई इसमें उचित कारण नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित जो भी पदाधिकारीगण हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि छात्रों की इन बातों को संज्ञान में लिया जाए और इनके साथ उचित न्याय किया जाए। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप आसपास में है, पटना में है या कहीं है, तो आप जाकर जरूर शिक्षा मंत्री से मिलें और अपने बातों को रखें। जरूर वहां पे सुना जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये आपका हक है। और बार बार आप देखिएगा पिछला बहाली में भी दिया गया है, तो इसमें भी देना चाहिए। और बार बार जो परिवर्तन हो रहा है वह एक अभ्यर्थी के साथ न्याय उचित नहीं है। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।